बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर की क्लास में हम लोग की चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर है। टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, यानी आजकल हम जो एटम के लिए जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं जस्ट लाइक दिस वन, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करें अराउंड द न्यूक्लियस। दरमियान में जो है यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे आज कि बेसिकली ये जो मॉडल पेश किया गया है ये है काम किसका, नील बोहर का। तो यहाँ पे अगर नाम लिखेंगे सो नील बोहर ने किया था ये काम, और कब किया था, राउंड अबाउट 1913 में। इससे 2 साल पहले जो है रदरफोर्ड ने काम किया, वहाँ पे कुछ कंट्रडिक्शन जो है वो आ रही थी, इसकी वजह से फिर नील बोहर ने अपनी एक थ्योरी पेश की, अपना एक मॉडल पेश किया इस एटम के लिए, और वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ठीक है, इसकी इंशाल्लाह एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जो मौजूद है तो इनके लिए क्या है, ये वैलिड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये क्या है, ये वैलिड है। डिस्कस करते हैं, इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो इसकी थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज जस्ट लाइक दिस वन। आप अपने पेपर में इसी तरीके से मेंशन कर, इसी तरीके से लिखें। फर्स्ट इसका हेडिंग देंगे शेल और ऑर्बिट। मकसद क्या है कि नील बोहर ने बात की है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड इज ऑर्बिट्स, शेल और एनर्जी लेवल। मकसद ये इस बात का कि यहाँ पे जो एटम में है जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज से पहले आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ चुके हो, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जहाँ पे वो जो है वो यहाँ पे अराउंड द न्यूक्लियस वो जो है वो घूम रहे हैं। तो नील बोहर हमें ये कहता है कि ये जो पाथवे आपको नजर आ रहे हैं, ये जो रास्ते नजर आ रहे हैं, ये याद रखना है कि जो एनर्जी है या जो शेल है या ऑर्बिट्स हैं, दे आर कंपेरेटिवली दे आर बेसिकली आर्बिट्री। ये क्या होते हैं, आर्बिट्री होते हैं। आर्बिट्री मीन फर्जी होते हैं। अब इस बात का मकसद ये आर्बिट्री क्यों होते हैं, फर्जी क्यों, बिकॉज सिंपल आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज हम लोग कह रहे हैं कि अपने माइंड में ये स्केच बना लेते हैं कि एक एरोप्लेन जो है वो हवा में जो है वो गुजर रहा है। ठीक, तो हम अपने जहन में, अपने कंप्यूटर में उसके लिए एक रोड बना लेते हैं। फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, वहां पे एक रोड बनाते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो लाइंस आपको नजर आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये आर्बिट्री है, ये फर्जी है। सिंपल क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जहां पे घूम रहा है विद स्पेसिफिक और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वही क्या कहलाता है, वही शेल कहलाता है। तो नील बोहर ने सबसे पहले पोस्टुलेट में क्या किया, इन शेल्स को डिफाइन किया, इन रस्तों को डिफाइन किया, इन पाथवेज को डिफाइन किया, इन एनर्जी लेवल को डिफाइन किया, इन ऑर्बिट्स को डिफाइन किया। मकसद ये है, उसका कहना यही है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस है, तो ये इसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे हैं, अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, अपने अपने पाथवे में ऐसे घूम रहे हैं, जस्ट लाइक दिस वन। एंड दी सर्कुलर पाथ, यहाँ पे जो आपको याद रखो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। जिस तरह फैन जो है वो घूमता है, जिस तरह वो अपना मोशन करता है, या अर्थ जो है या प्लैनेट जो है वो जिस तरीके की मूवमेंट कर रहे हैं अपने अपने मदारों में, सो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो आपको ये बताया जाता है दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, दे आर बेसिकली टर्म्ड एज ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, शेल्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। ये अपने साथ जहन में रखना है जब हम लोग क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। सो दीज शेल्स आर ऑर्बिट्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एन। स्मॉल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी अगर इसको नाम यहाँ पे देते हैं तो फर्स्ट का जो नाम है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं के से, फिर जो है उसके बाद एल आता है, फिर उसके बाद एम आता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये भी अपने साथ नोट करो। अगर आपसे कोई बंदा ये कहे कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कौन सा है, तो फिर आपका रिजल्ट होगा क्यों। The result is Q, बिकॉज देखो आप सबको पता है कि देखो अगर मैं K से स्टार्ट करता हूँ, सो K L M N O P Q, तो Q जो है वो 7 नंबर पर आता है। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड से ज़्यादा नहीं है, और हर एक पीरियड में जो है जब आप लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक शेल जो है उसका इजाफा हो रहा है। तो 7 से ज़्यादा पीरियड्स नहीं है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट होगा वो कौन सा होगा, वो क्यों होगा। ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। Come to the second one, second postulate of this theory, that definite energy। डेफिनेट एनर्जी का मकसद ये है, डेफिनेट कहते हैं खास को, स्पेसिफिक को।
सो अगर हमको चाहे यहाँ पे कि इसमें स्पेसिफिक एनर्जी होगी, सो अब स्पेसिफिक एनर्जी का मकसद क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी का मकसद ये है, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है न्यूक्लियस के करीब, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। इसी तरीके से अगर वो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैं कहूंगा n इज इक्वल टू 2। अगर जो है वो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैं कहूंगा n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको ये बताया जाता है इन दिस वन दैट डेफिनेट एनर्जी का मकसद ये है दैट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस। इट इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस मीन K से जो है न्यूक्लियस का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से K का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से L का डिस्टेंस कितना है, न्यूक्लियस से M का डिस्टेंस कितना है। तो ये अपने साथ नोट करेंगे दैट N वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये अपने साथ नोट करें, N वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस का मैं नहीं कह रहा, मैं एनर्जी के बारे में बात करूँ, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे लेकिन अभी उसका टाइम है तो सिंपल मैं आपको अभी इस लेवल पे इतना बता दूं कि N इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन का मकसद यही है कि जितना जो है वो एक फैक्टर में इंक्रीज आएगा तो दूसरे में भी इंक्रीज आएगा, अगर एक में डिक्रीज आएगा तो दूसरे में भी डिक्रीज आएगा। इसका मकसद ये है। तो मकसद ये है कि अगर K में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कम होती है बिकॉज वहां पे N की वैल्यू 1 है। अगर वो L की निस्बत आप उसको देख लें तो L में ज्यादा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। बिकॉज देखो तो सिंपल आपको पोस्टुलेट नंबर 2 में ये बताया जा रहा है कि आपने डिस्टेंस को मालूम करना है, डिस्टेंस देखना है, जो एप्लीकेशन है उसको फिर कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन इतना भी आपने सिंपल देखना है कि जो आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी है, ठीक, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो कितनी होनी चाहिए या वो कितनी होगी, इट इज डिपेंड अपॉन द रेडियस और इट इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने साथ पोस्टुलेट नंबर 2 जो है वो देख लें। आपसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि एक जो है एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट नंबर 2 में है, एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट नंबर 5 में है, तो सिंपल आपसे मैंने ये पूछना है कि मुझे बता दो कि कौन से वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, कौन से वाले की एनर्जी कम होगी। तो आपसे सिंपल ये बताओगे कि हमें ये क्लियर है कि n इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो n की वैल्यू जो है यहाँ पे फिफ्थ वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है तो मकसद यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो क्या है, वो कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो 2 में है, जो सेकेंड ऑर्बिट में है, उसके लिए एनर्जी कम होती है। पोस्टुलेट नंबर 3 हमें ये बता रहा है दैट एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ठीक, ये जो वहां पे पोस्टुलेट था या जो ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का। बिकॉज रदरफोर्ड से साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे से, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो ये तो एक वर्क डन है, और वर्क डन तो बेसिकली वो एनर्जी के बगैर हो नहीं सकता। जब एनर्जी के बगैर नहीं हो सकता तो अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इतना घूम रहा है, ठीक, इतना घूम रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल वो इतने जो है यहाँ पे घूमेंगे तो इसकी एनर्जी में फर्क आएगा। ये रदरफोर्ड से क्वेश्चन किया गया था कि जब उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो थर्ड से सेकंड में आएगा, सेकंड में घूमेगा, एनर्जी कम होगी तो वो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में घूमेगा तो वो एनर्जी कम हो जाएगी, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन गिरता है तो ये सुन लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो याद रखना इस इलेक्ट्रॉन का मास इस पूरे यूनिवर्स से ज्यादा हो जाएगा। अगर कहीं पे ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में गिरता है, कितना डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है। और अगर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो मकसद इस एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो पूरे यूनिवर्स, पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरी जितनी भी मखलूकात है वहां से ज्यादा हो जाएगा। और ये कब होगा, ये कयामत के दिन। तो अगर आपको मैं ये बताऊं कि नमाज पढ़ें, ठीक है, रोजे रखें, क्यों, बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ही गिरेगा कयामत बर्पा, तो कयामत में कितना डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है। समझ में आ रही बात, ठीक। तो मकसद ये है कि अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे तो उसमें भी डिटेल काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह फिर जो है वो लाइव वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता है, ठीक, तो मकसद क्या है, उसके लिए मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा, पूरी यूनिवर्स से ज़्यादा। तो गिरता क्यों नहीं है, नील बोहर ने यही हमें बताया है, when an energy in an orbit is fixed। मकसद क्या है इस बात का, as long as electron are revolving around the nucleus, जब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहा है in a fixed circular orbit, यानी एक ही ऑर्बिट में, तो हमें ये बताया जा रहा है that they do not lose or absorb energy।
लूज और एब्जॉर्ब एनर्जी। मकसद ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहा है ये ना तो एनर्जी को लूज करता है ना एनर्जी को गेन करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है, वो मूव भी कर रहा है और फिर भी उसकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं आ रहा, क्यों? इसमें ऐसी कौन सी खासियत, कौन सी एबिलिटी, कौन सी ताकत, कौन सी तवानाई मौजूद है जो कि जिसकी वजह से ये घूम भी रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है और इसकी एनर्जी में फर्क भी नहीं आ रहा, इसकी एनर्जी में फर्क भी नहीं आ रहा। तो याद रखिए स्टूडेंट, आपका आंसर ये होगा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की वजह से नहीं घूमता, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी की वजह से नहीं घूमता, इसको कौन घुमा रहा है? ये वो बेसिकली इसका अपना जो है कोई दिमाग नहीं होता जो कि जो है किसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, कोई इसको घुमा रहा है, रिवॉल्व करवा रहा है। तो वो कौन है? वो बेसिकली इस न्यूक्लियस का फोर्स है। आप लोगों ने दो किस्म के फोर्स पढ़े होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, शायद क्लास 10 के फिजिक्स में पढ़ा हो, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दो किस्म के फोर्सेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मालूम है कि वो टुवर्ड द न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस की तरफ होता है, और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। तो अब देखो सेंट्रीफ्यूगल को छोड़ो, सेंट्रीपिटल की तरफ आओ। यानी मकसद क्या है? न्यूक्लियस का जो फोर्स है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा है। तो याद रखें स्टूडेंट, याद रखो इलेक्ट्रॉन दो किस्म के मूवमेंट करता है, एक वो रिवॉल्विंग करता है जिस तरह यहां पे ये रिवॉल्विंग है, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर, इसको कर ले। और एक ये इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करता है ऐसे, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा बॉल, अगर आप उसको थ्रो करते हैं ठीक, तो रिजल्ट में क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन, वो जो बॉल आप थ्रो कर रहे हो तो वो मूव भी कर रहा है, साथ ही साथ स्पिनिंग भी कर रहा है, स्पिनिंग भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे? देखो दो किस्म की मूवमेंट हो रही है। तो अब आपका रिजल्ट ये होगा, अगर आपसे कोई भी बंदा ये कहे, वाइवा में पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछे, कहीं पे भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, जो इस किस्म की मूवमेंट है, ठीक, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ द दिस वन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी न्यूक्लियस के फोर्स जो है, न्यूक्लियस उसको घुमा रहा है, न्यूक्लियस उसको कंपेल कर रहा है, न्यूक्लियस उसको मजबूर कर रहा है कि घूमो मेरे इर्द गिर्द। तो वो बेचारा क्या करेगा? घूमेगा ही, ठीक। तो मकसद ये, इसी वजह से उसकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं आ रहा। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट डज नॉट लूज एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। सो द रिजल्ट इज दैट इट कैन नॉट मूव बाय द हेल्प ऑफ इट्स ओन एनर्जी, मीन हाउएवर इट कैन मूव बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसके लिए है, Fc इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू Fc इज इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू इसकी लिए। ये इंशाल्लाह आगे जो है एप्लीकेशन में डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन अभी इतना सुन लो कि जो न्यूक्लियस है वो उसको घुमा रहा है, इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो नहीं आ रहा। और नील बोहर हमें यही समझा रहे कि देखो बच्चों, आप लोगों ने यही देखना है, यही बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता, क्यों? बिकॉज वो खुद अपनी एनर्जी से नहीं घूम रहा। क्लियर हो गई बात? द लास्ट postulate of this one, this theory, that angular momentum is represented by mvr. mvr is called as angular momentum. angular momentum का मकसद ये है कि ये जो घूम रहे इस सर्कुलर पाथ में, इस मोमेंट को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब देखो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको क्या बता रहे हैं? When an electron jumps from one orbit to another orbit, यानी देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेकंड में, सेकंड से जा रहा है थर्ड में, या थर्ड से जा रहा है सेकंड में, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। देखो सर यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस वन, लेट सपोज ये एक एटम है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं से, एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे है, दिस इज फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लाजमी बात है। क्यों? कैसे जाएगा? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं तो वो कहाँ जाता है? ठीक है, इस्लामाबाद में आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, पैसे आएंगे इस्लामाबाद चले जाएंगे, इस्लामाबाद पैसे आएंगे दुबई चले जाएंगे, दुबई पैसे आएंगे अमेरिका चले जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। लेकिन जब वापस आपसे वो पैसे चले जाएंगे, सो यूनाइटेड स्टेट से दोबारा से दुबई, दुबई से दोबारा से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से दोबारा अपने घर।
मकसद समझ आएगा ये बात। मकसद ये है देखो बच्चों कि अगर आपने यहाँ पे देखना हो टुवर्ड द फोर्सेस या टुवर्ड द एनर्जी डिफरेंस, दिस इज रिलेवेंट टू एनर्जी एंड दिस पोस्टुलेट इज रिलेवेंट टू एनर्जी डिफरेंस। ये जरा फिर मुझे इंशाल्लाह वहाँ पे क्लास में याद दिलाएगा। इसमें मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, इसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक। लेकिन अभी सिंपल इतना सुन ले दैट एंगुलर मोमेंटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, या तो एक्साइटेशन यानी हाई एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा या फिर डी एक्साइटेशन यानी लो एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे आएगा जनाब एनर्जी का डिफरेंस यानी डेल ई, एनर्जी का डिफरेंस आएगा। अब एनर्जी का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, हमेशा हम हाईएस्ट से लोवेस्ट को माइनस करते हैं। तो सिंपल क्या है, दोनों की एनर्जी को जो है वो जो हाई एनर्जी स्टेट है उससे लो एनर्जी स्टेट को माइनस कर लो इसकी एनर्जी को, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। कितना डिफरेंस समझ में आ गई बात। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल ई दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये अपने साथ नोट करना, अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि पोस्टुलेट नंबर 3, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद एन इट इज रिजाइडिंग इन एन ऑर्बिट, इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट जब वो मौजूद है तब हम उसकी एनर्जी का जो है वो डिस्कशन जो करते हैं वो पोस्टुलेट नंबर 3 में करते हैं। लेकिन जो है अगर जो है इसकी एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है तो पोस्टुलेट नंबर 4 में करते हैं। समझ में आ गई बात। फिर आपसे ये कहा जाए कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक। इसमें इंशाल्लाह डिस्कशन होती रहेगी। NH डिवाइड बाई 2 पाई एंड रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ शेल या ऑर्बिट, जो आपको मैंने वहां पे स्टार्ट में समझा दिया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल n। तो आपको ये देखना है, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो सेकंड में घूम रहा है कितना होगा, थर्ड में घूम रहा है एंगुलर मोमेंटम कितना। तो सिंपल आपने ये देखना है h की वैल्यू, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी अपनी वैल्यू है 6.6 to 6 × 10⁻³ जूल इनटू सेकंड। इसको हाईलाइट करो, याद करो, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। बाकी 2 की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाकी पाई की वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट होती है। सिंपल आपने ये देखना है कि n की वैल्यू को पुट करें, आपके पास जो है हर जगह पे आपने फर्स्ट ऑर्बिट में देखना है n की जगह 1 पुट करो, सेकंड में देखना है n की जगह 2 पुट करें, थर्ड में देखना है n की जगह 3 पुट करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आपके पास एंगुलर मोमेंटम आता जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये है जनाब the relevant theory relevant to an atom that is called as Bohr's model of hydrogen atom या नील बोहर एटॉमिक थ्योरी। इंशाल्लाह आगे टॉपिक में हम जो है आगे लेक्चर, ये है लेक्चर नंबर 4, इसको कॉपी कर लें, इसके नोट्स बनाएं, कोई क्वेश्चन हो जो है आप फिर मुझसे रब्ता करें, ठीक है। इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे एक वादा ये किया हुआ है कि जब क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको इसके एमसीक्यूज जो है समझाऊंगा, अगर आप लोगों ने मुझे याद दिलाया तो, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से एमसीक्यूज बनते हैं, उसको इंशाल्लाह फिर वहाँ पे डिस्कस करें। कोई क्वेश्चन हो आप लोग रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।